हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए उनके फर्स्ट पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए, जो आज आपके फर्स्ट पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन के 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो आज का जो मॉडल पेपर, उसमें जो 50 प्रश्न है, उसमें से पहला जो प्रश्न है वो है कि प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक अधिकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का जो अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा की गंभीर समस्या है। तो प्राथमिक शिक्षा की जो गंभीर समस्या है वह है अपव्यय और अवरोधन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 3 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था सन 1951 में, सन 1975 में, सन 1972 में, सन 1973 में। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है संविधान के किस अनुच्छेद में, यह कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई है कि जो है सरकार का दायित्व होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी आर्टिकल 45 ये सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा की समस्या है। ऑप्शन ए भाषा की समस्या, ऑप्शन बी आर्थिक समस्या, ऑप्शन सी जो प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक शिक्षा की ये सभी समस्याएं, भाषा की भी समस्या है, आर्थिक समस्या भी है, और जो प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है, ट्रेन टीचर्स जो है उनका अभाव है। तो इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर इसमें जो है पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया था। सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या की ओर ध्यान देने वाली जो समिति थी वो थी हर्टांग समिति, जो कि 1929 में गठित हुई थी। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था में प्रारंभ होती है। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे पूछा गया कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था सन 1950 में, सन 1957 में, सन 1968 में, और ऑप्शन डी है सन 1951 में। तो अखिल भारतीय जो प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन सन 1957 में 1957 में किया गया था। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसमें आपसे पूछा है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक थे। भारत में जो प्राथमिक शिक्षा के जनक थे वो हैं जेम्स थॉमसन। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि हस्तकार द्वारा शिक्षा देने के समर्थक थे। तो हस्तकार द्वारा शिक्षा देने के समर्थक, ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है हस्तकार द्वारा शिक्षा देने के समर्थक थे। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की जो घोषणा
की गई थी, उसके जो लक्ष्य थे वो थे अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और दूसरा था वो था प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। जो दो ऑप्शन आपके दिए हैं, ऑप्शन ए यही दिया है कि अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ऑप्शन बी दिया है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों है, ऑप्शन सी, यानी अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना सन 1987 और 88 में प्रारंभ की थी। 1987 और 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान कब से शुरू किया गया था, किस सन में। तो सर्व शिक्षा अभियान जनवरी 2001 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा, जनवरी 2001। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसमें आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े जिले थे वहाँ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन 1994 1994 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें आपसे पूछा गया कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना कब की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1990 में, 1990 में जो है डायट की स्थापना की गई थी। आप जो अपने एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप डायट का फुल फॉर्म, कब स्थापना की गई थी और उसके क्या कार्य हैं, इसी प्रकार एनसीईआरटी उसकी स्थापना कब की गई थी, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके कार्य क्या हैं, यूजीसी की स्थापना कब की गई थी, उसके प्रमुख कार्य क्या हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अब उसको देख लीजिएगा ध्यान से, और इस सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कभी स्थापना वर्ष, कभी उसका फुल फॉर्म, कभी उनके मुख्य कार्य, इस तरह से। तो आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। इसमें आपसे पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन या मिड डे मील जिसको हम जानते हैं, ये कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो मिड डे मील जो कार्यक्रम है वो 15 अगस्त 1995 से जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास की प्रमुख बाधाएं हैं। प्राथमिक शिक्षा के विकास की प्रमुख बाधाएं, धन की कमी भी है, जनसंख्या वृद्धि भी प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधक है, और ऑप्शन सी जो है वो सामाजिक पिछड़ापन, यह भी सब प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये तीनों जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधक हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधक अपव्यय की समस्या के समाधान का उपाय है। ऑप्शन ए है कि प्राथमिक शिक्षा को जीवन से संबंधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षण की नवीन विधियों के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है मूल्यांकन की नवीन विधियों का उपयोग होना चाहिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा में के विकास में जो बाधक अपव्यय की समस्या है उसको दूर करने के लिए इन तीनों उपायों को अपनाया जाना चाहिए। उसमें जो है पहला है कि प्राथमिक शिक्षा को जीवन से संबंधित किया जाना चाहिए, शिक्षण की जो नई नई विधियां हैं उनके उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए, और मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग जो है क्या उपयोग किया जाना चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP शुरुआत कब की गई थी। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1994 1994 में की गई थी। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। इसमें आपसे पूछा गया कि एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है बच्चों को बातचीत के लिए मातृभाषा का ज्ञान। ऑप्शन बी है बच्चों को उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। ऑप्शन सी है बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के ये सभी उद्देश्य हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हम लोग हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ने प्राथमिक शिक्षा
के कौन से दो उद्देश्य निर्धारित किए थे? ऑप्शन ए है कि जन शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन बी है व्यवहारिक जीवन की शिक्षा, ऑप्शन सी है ए बी और दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के जो उद्देश्य दो निर्धारित किए गए थे वह जन शिक्षा का प्रसार था और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 21 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। इसमें आपसे पूछा गया है कि हमारी एक कथन दिया है गया और पूछा गया है कि यह कथन किस आयोग द्वारा जो व्यक्त किया गया था। इसमें यह कथन है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। यह जो कथन है वह राधा कृष्णन आयोग द्वारा कहा गया था। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। इसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या में ऑप्शन ए है कि अनुपयोगी पाठ्यक्रम, ये माध्यमिक शिक्षा की समस्या है। उद्देश्य विहीनता, यह भी माध्यमिक शिक्षा की एक प्रमुख समस्या है। ऑप्शन सी दिया है कि अनुशासनहीनता की समस्या, यह भी माध्यमिक शिक्षा की एक प्रमुख समस्या है। और ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ये सभी, यानी तीनों बातें जो हैं वो माध्यमिक शिक्षा की एक प्रमुख समस्या है। अनुपयोगी पाठ्यक्रम, उद्देश्य विहीनता और अनुशासनहीनता। प्रश्न संख्या 24 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम लोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुदालियर आयोग का शिक्षा में योगदान है। ऑप्शन ए बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम का विविधीकरण तथा व्यवसायीकरण, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मुदालियर आयोग ने जो अपना शिक्षा में प्रमुख योगदान दिया, ये तीनों बातें उसने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की बात कही, पाठ्यक्रम का विविधीकरण और व्यवसायीकरण किया, और पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण की बात उसने की थी। तो ये तीनों बातें सही हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 26। इसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया था। तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन 1948 में किया गया था, 1948 में। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। नवोदय विद्यालय संबद्ध है। नवोदय विद्यालय किससे संबंध है? ऑप्शन ए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, सीबीएसई से, ऑप्शन बी यूपी बोर्ड से, ऑप्शन सी राजस्थान बोर्ड से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नवोदय विद्यालय जो है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 28 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना सन 1955 में जो है वह की गई थी। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन भी आपका सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी है। तो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी माध्यमिक शिक्षा होती है। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब की गई थी। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना जो है सन 1962 में की गई थी। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय खुला विद्यालय की स्थापना, नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी। तो नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना 1986 में की गई थी। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 32। इसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग जिसको हम लोग जानते हैं नाम से, ने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। तो मुदालियर आयोग ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं उसमें ऑप्शन ए दिया है कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, ऑप्शन बी है व्यवसायिक कुशलता का विकास, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी उद्देश्य जो है मुदालियर आयोग ने बताए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। इसमें आपसे पूछा गया है कि सार्जेंट रिपोर्ट संबंधित है। तो सार्जेंट रिपोर्ट सन 1944 से 1944 से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या
34 जिसमें आपसे पूछा गया है कि हटांग समिति संबंधित है। हटांग समिति जो 1929 में गठित हुई थी। या इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1929। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। इसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा में शामिल हैं। ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष तक के बालक और बालिकाएं, और ऑप्शन डी बी दिया है कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो माध्यमिक शिक्षा में जो 14 से 18 वर्ष तक के बालक और बालिकाएं शामिल होते हैं और कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा इसमें सम्मिलित होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। इसमें आपसे जो आपको मैचिंग करने के लिए दिया है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपको यह छांटना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है कि वुड का घोषणा पत्र 1854, यह सही है। हंटर कमीशन 1882, यह भी सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, यह भी सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय 1904 में गठित हुआ था, पास हुआ था। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि तीनों जो है सही है, गलत कुछ भी नहीं है। तो आपसे पूछा गया कि असंगत जो मैच नहीं उसको छाटिए, तो तीनों मैच कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न ये जो 36 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोठारी आयोग संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है कि प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन बी दिया है माध्यमिक शिक्षा से। ऑप्शन डी सी दिया है उच्च शिक्षा से। और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी से। तो कोठारी आयोग जो है वह प्राथमिक शिक्षा से भी संबंधित था, माध्यमिक शिक्षा से भी और उच्च शिक्षा से भी। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम लोग राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, वो सन 1948 में 1948 में गठित किया गया था। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन है आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से हम जानते हैं, या उसका अन्य नाम क्या है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जैसे हमने आपको बताया कि 1948 में गठित हुआ था, उसको हम लोग राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 40। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना वर्ष है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1953 में की गई थी। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। इसमें पूछा गया है कि यूजीसी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो यूजीसी की स्थापना तो 1953 में हो गई थी, लेकिन संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करके जो है उसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 1956 में, 1956 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1985 में की गई थी, 1985 में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए दिया है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर का निर्धारण करना। ऑप्शन बी दिया है नवीन कॉलेजों की स्थापना। ऑप्शन सी दिया है नवीन कॉलेजों को मान्यता देना। और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का प्रमुख कार्य जो है वो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर का निर्धारण करना है। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। जिसमें आपसे पूछा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना की गई थी। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 26 सितंबर 1985 को की गई थी। 26 सितंबर 1985 में MHRD की स्थापना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT की स्थापना हुई थी। तो NCERT की स्थापना सन 1961 में, 1968 में की गई थी। प्रश्न संख्या जो 45 है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। इसमें आपसे पूछा गया है
कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना मई 1973 में की गई थी। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, मई 1973। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 4 चरणों में विभक्त किया गया है, 5+3+3+4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 49, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र संबंधित सुझाव हैं। ऑप्शन ए है 5+3+3+4 के नए प्रारूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों का समग्र विकास करना। ऑप्शन सी दिया है प्रायोगिक अधिगम और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये तीनों सुझाव दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने साल की प्री विद्यालय शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन दी जाएगी? तो नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसके अनुसार से जो है 3 साल की प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो बालकों को प्रदान की जाएगी। तो प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार जो है इस जो मॉडल पेपर में 50 MCQ प्रश्न हम आप लोग लेकर आए थे, उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जो है मिल गए हैं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपके जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।